नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 8 से 14 सितंबर के महत्वपूर्ण जो साप्ताहिक प्रश्न हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वह देखेंगे। तो दोस्तों, और यह भी आप ध्यान रखना, इसमें करंट अफेयर के साथ साथ कुछ आसपास जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बस आपसे यही चीज़ एक है, उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों लाइक करना ना भूलें। तो क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ेंगे कि हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो इसका दोस्तों यदि मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ से भी दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर किस क्षेत्र में परिस्थितियाँ जो है विपरीत हो चुकी थी, यह भी दोस्तों अफगानिस्तान होगा। और कभी कभी यह भी सवाल पूछ दे कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अफगानिस्तान की दोस्तों राजधानी जो है वह काबुल है। एक और सवाल पूछने के चांसेस हैं कि अफगानिस्तान पर जब तालिबान के द्वारा कब्जा किया गया तो उससे पहले वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे। तो यह दोस्तों ध्यान रखिएगा, उस राष्ट्रपति का नाम था अशरफ गनी। तो यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन सेकंड पे फोकस करें और ध्यान दें। क्वेश्चन दोस्तों सेकंड है, हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में होम लोन देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो डाकिया घर हैं, जो डाकघर हैं, वहाँ पे एक नए प्रकार से दोस्तों डाक व्यवस्था में होम लोन देने की सुविधा दी गई कि लोग बाग वहाँ से भी होम लोन ले सकते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कुछ सवाल और दे सकते हैं। अगला सवाल यह पूछा जा सकता है कि भारत में डाक प्रणाली की शुरू किसने किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो भारत में डाकिया व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, शेरशाह सूरी। और यदि पूछा जाए मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो यह दोस्तों हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर यदि दोस्तों देखा जाए तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। तो यह चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। हालांकि बड़े पैमाने पे देखा जाए लॉर्ड डलहौजी भी ने शुरू किया था। पहला पूछा जाए शेरशाह सूरी, अंग्रेजी काल में पूछा जाए तो लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट सवाल नंबर दोस्तों तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल है, सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सप्ताह का करंट अफेयर आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल, भारतीय प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्रों में, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कितने योजनाओं को लागू किया है। आपको दोस्तों पता है कि शिक्षक दिवस जो हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को मनाते हैं, तो यह सवाल पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्रों में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कितने योजनाओं को लागू किया गया। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। या माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा। पांचों का नाम आपको दोस्तों याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे एक जो हमारा है, पहली जो योजना है उसका दोस्तों योजना का नाम है विद्यांजलि, ठीक है, सब एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद है निष्ठा योजना, उसके बाद फिर देखा जाए तो एनडीआर योजना। तो ऐसे 4-5 योजना हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल दोस्तों किसी भी एग्जाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं और अंडरलाइन कर लीजिएगा। निष्ठा योजना संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निष्ठा योजना किससे संबंधित है, तो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। और हाल फिलहाल में यदि पूछा जाए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 5 क्या कहता है, ये देखिए, भारत सरकार के द्वारा पाम योजना पर अत्यधिक बल दिया गया है, जो संबंधित है। माइंड में दोस्तों सेट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि पाम योजना, तो पाम योजना की यदि दोस्तों बात करें तो तेल से संबंधित है। चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो सूरजमुखी का तेल हो, चाहे वो अरंडी का जो भी तेल हो, जो खाद्य तेल होते हैं, खाने के काम जो आते हैं दोस्तों, उससे संबंधित है। तो खाद्य तेल भी हो गया,
ताड़ का तेल भी, यह भी सही है दोस्तों। किसानों से, किसान ही तो भाई खेती करेगा, तो इसका कौन सा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी सत्य है। तो यह ध्यान थोड़ा सा आप लोग रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 6 है। भारत सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में ईंधन का वैकल्पिक स्रोत किसे बना गया स्रोत। तो यह दोस्तों बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस सेक्टर से पूछे जाते हैं। बड़े पैमाने पे यदि हम बात करें दोस्तों ईंधन के मामले में, तो भारत सरकार एक लंबे काल से, ध्यान रखिएगा, एक लंबे समय से दोस्तों बड़े पैमाने पर एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बड़े पैमाने पे पहले जो यूज हो रहे थे एथेनॉल का प्रयोग हो रहा था, लेकिन अभी पूछा जाए ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में मेथेनॉल का भी प्रयोग होने लगा। कभी कभी दोस्तों यह भी पूछा जाएगा एथेनॉल बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप ध्यान रखिएगा, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इन सभी की आवश्यकता दोस्तों पड़ती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। हाल फिलहाल में किस देश में तख्ता पलट होने के कारण सैन्य सरकार के खिलाफ जन विद्रोह हो गया। तो मैक्सिमम दोस्तों बच्चे क्या मारेंगे, अफगानिस्तान मारेंगे, जो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पूछा गया है सैन्य सरकार के खिलाफ तख्ता पलट होने के बाद किसी देश की दोस्तों यदि सभी कुछ खत्म हो जाती है, शासन व्यवस्था चरमरा जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सैनिक शासन लागू हो जाता है। तो यही पूछा गया है, सैनिक शासन लागू होने के बाद विद्रोह हो गया। तो बताइए दोस्तों इसका मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं तो बताइए फटाक से। इसका दोस्तों राइट आंसर मुख्य रूप से यदि हम लोग बात करें, बताओ भाई फटाक से बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड। यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 8वां नंबर है प्रश्न, और माइंड में सेट कर लो भाई, ये आएगा भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो नॉर्मली देखा जाए दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल गंगा नदी पे था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यदि बात किया जाए तो लोहित नदी पर है। और ये दोस्तों लोहित नदी जो है वह किस राज्य में है, असम राज्य में है। और यह भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा पुल किसके नाम से। अभी मैं क्या बताया था, भारत का सबसे लंबा पुल असम में है, तो किसके नाम से है, महात्मा गांधी के नाम से, भूपेन हजारिका के नाम से, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका राइट जो उत्तर होगा, जो प्रश्न जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों भूपेन हजारिका। अब इनसे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे यदि पुल की लंबाई की दोस्तों बात किया जाए तो पुल की लंबाई लगभग कितना है भाई, 9.15 ठीक है किलोमीटर है, और यह असम राज्य में है। इसका मुख्य दोस्तों जो काम होगा यह असम और अरुणाचल प्रदेश को ज्वाइंट करने का काम करेगा। और यह दोस्तों पुल खास करके ध्यान रखिएगा, खास करके बनाया गया है सैनिकों को ध्यान में रखते हुए। अगला सवाल से पहले दोस्तों यहीं पे हम लोग कुछ और प्रश्न देखते हैं। यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका को ध्यान रखिएगा भारत रत्न भी दोस्तों मिला था। तो यह पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका को किस वर्ष भारत रत्न मिला था, तो 2019 में, और इन्हें दोस्तों मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद इन्हें मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर दोस्तों हमारा सवाल है पहली बार किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह से मिट्टी पृथ्वी पर लाया गया। बताइए इसका यदि आप लोग को दोस्तों पता है तो बता सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नासा यूएसए की दोस्तों स्पेस एजेंसी है। इनके द्वारा यदि देखा जाए पृथ्वी पर पहली बार मंगल ग्रह से मिट्टी का साक्ष्य दोस्तों लाया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 11 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा सवाल है हाल फिलहाल के रिपोर्ट के अनुसार
उच्च शिक्षण संस्थान में प्रथम स्थान। माइंड में सेट कर लो भाई, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ऐसे सवाल किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त दोस्तों होते हैं। और अभी हाल फिलहाल में आपको पता है एमटीएस का पेपर चल रहा है, तो संभावना है यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। हाल फिलहाल के रिपोर्ट के अनुसार उच्च हाई एजुकेशन संस्थान में प्रथम स्थान दोस्तों किसका है, तो बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आईआईटी मद्रास। कहने का मतलब ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात यदि ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे दोस्तों यदि बात करें तो उच्च संस्थान कौन आ गया, पहले नंबर पे मद्रास आया है। दूसरे की दोस्तों बात करें तो दूसरे नंबर पे बेंगलुरु है भाई। तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर पे दोस्तों ध्यान रखिएगा बॉम्बे है, तीसरे नंबर पे बॉम्बे है। चौथे नंबर की यदि दोस्तों बात करें तो चौथे नंबर में दिल्ली है। तो ऐसे सवाल आप ध्यान रखिएगा, पहले पे मद्रास, दूसरे पे बेंगलोर, तीसरे पे आईआईटी मुंबई और चौथे नंबर पे आईआईटी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कहता है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। हाल फिलहाल के रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल कॉलेज में प्रथम स्थान। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मेडिकल कॉलेज की यदि बात करें दोस्तों, पहला स्थान दिल्ली का आया है। दूसरे स्थान की मेरे प्यारे मित्रों बात करें तो पहले स्थान पे दिल्ली आया है, दूसरे स्थान पे कौन आ गया भाई, चंडीगढ़ आ गया है। तीसरे स्थान पे दोस्तों तमिलनाडु आया है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो पांचवें स्थान पे लखनऊ है। तो सवाल ऐसे भी आप देखते रहिएगा, लेकिन यहाँ सवाल जो पूछा गया है इसका राइट आंसर मैं सब कुछ बताते जा रहा हूँ जहाँ तक पॉसिबल है। तो इसका राइट आंसर एम्स में क्या हो जाएगा, एम्स दिल्ली प्रथम स्थान आया है मेडिकल के मामले में। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर काफ़ी चर्चित विषय बना हुआ रहा, इसलिए यहाँ से एक दोस्तों सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो बताइए फटाफट बताइए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दोस्तों मुख्य रूप से यदि बात करें तो मनोज सिन्हा है। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर एक यूटी है और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल कभी भी नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। और एक और मैं क्वेश्चन बता दूं, यदि पूछा जाए किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो गवर्नर होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो गवर्नर कौन होता है किसी भी यूटी का, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा, मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल, अंडरलाइन कर लेना भाई, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मीडियम रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया। यह क्वेश्चन अपने आप में दोस्तों बहुत ही अच्छा है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। तो भारत जो दोस्तों सहयोग लिया है वो किसका लिया है भाई, इजराइल का लिया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इजराइल टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड में प्रथम स्थान रखता है। और इजराइल की राजधानी क्या है भाई, तो जेरूशलम है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, इजराइल की राजधानी जेरूशलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 की ओर ध्यान देते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ हाल फिलहाल में 2+2 वार्ता का आयोजन किया। देखिए हाल फिलहाल में दोस्तों ऐसे अमेरिका के साथ भी 2+2 हुआ है, भूटान के साथ भी हो चुका है, कई देशों, लेकिन हाल फिलहाल दिसंबर की बात कर, सितंबर की दोस्तों बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों अर्जेंटाइन क्या है भाई, तो कैनबरा है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानसभा में अलग से नमाज पढ़ने के लिए कक्ष सभा बनाई गई या सभा कक्ष बनाई गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे सभा कक्ष कर लीजिएगा। तो अलग से किस राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में अलग से नमाज पढ़ने के लिए सभा कक्ष बनाई गई, ऐसा दोस्तों पहली बार भारत में हुआ है। तो ऐसे सवाल को भी मत बिल्कुल चूकिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 17 है।
फोर्ड एक मोटर कार कंपनी है जिसे भारत में बंद किया जा चुका है, वह किस देश की कंपनी थी? तो फोर्ड दोस्तों एक देखिएगा बहुत ही बड़ी मोटर कार कंपनी थी और हाल फिलहाल में भारत में बंद किया जा चुका है क्योंकि इनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे, कोरोना की वजह से नहीं चल रहे थे। तो भाई ये किस देश की कंपनी थी? तो अमेरिका की थी। नेक्स्ट सवाल नंबर 18 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? दोस्तों आप यदि ये क्वेश्चन यदि देखेंगे ना तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यदि सवाल इसका बताइए फटाफट भाई। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी। ट्रैक तो बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। पहली जो बुलेट ट्रेन जो चलाई जाएगी ऑप्शन सी अहमदाबाद से मुंबई, या हो सकता है दे दे आपको ऑप्शन में दोस्तों भाई गुजरात से महाराष्ट्र। तो यह भी सही होगा क्योंकि गुजरात में अहमदाबाद है, महाराष्ट्र में क्या है भाई? मुंबई है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, भारत की दूसरी बुलेट ट्रेन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक? माइंड सेट कर लो भाई, करंट अफेयर क्वेश्चन बिल्कुल है पक्का। तो भारत की दोस्तों यदि मुख्य रूप से देखा जाए, ठीक है, तो बुलेट ट्रेन जो दूसरी बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है तो आप लोग बताइए, वह मुख्य रूप से दोस्तों दिल्ली से अहमदाबाद बनाई जा रही है। राइट आंसर बी। और यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो बनाई जा रही है मुख्य रूप से यह कितने स्टेशन से क्रॉस करेगी? तो लगभग दोस्तों 15 स्टेशन से क्रॉस करेगी, जिसमें ध्यान रखिएगा एक महत्वपूर्ण दोस्तों स्टेशन भी है जयपुर। तो जयपुर को क्या कहा जाता है भाई? झीलों की नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शहरों में प्रदूषण का कारण माना जा रहा है। हाल फिलहाल के रिपोर्ट में दोस्तों यह देखने को मिला है कि भारत के अधिकांश शहरों में प्रदूषण का कारण माना जा रहा है। तो बताइए। तो माइक्रो प्लास्टिक का तेजी से भंडारण और नैनो प्लास्टिक का तेजी से भंडारण, तो ये दोनों के दोनों दोस्तों कारण माने जा रहे हैं। ये मोबाइल हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे हैं, तो ये सब जो है ना चिप वगैरह छोटे छोटे हो गए, ये सब बड़े पैमाने पे प्रदूषण का कारण माना जा रहा है। हाल फिलहाल रिपोर्ट आया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 21 की ओर ध्यान देते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन सोखने वाली, अंडरलाइन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन सोखने वाली मशीन किस क्षेत्र में लगाई गई? आप माइंड में सेट कर लो भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तभी तो मजा आएगा, है ना। तो आप ऑप्शन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, उसके बाद यदि बढ़ते हैं तो आइसलैंड है, तीसरे नंबर की बात करते हैं तो नॉर्वे है, चौथे नंबर की बात करते हैं तो साइबेरिया है। तो बताइए फटाफट इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित है लेकिन कई बार पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं, यदि मैं कोई पुराने क्वेश्चन करंट अफेयर में डाल रहा हूं तो आप इतना माइंड सेट कर लो भाई, वो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना रहा। तो पुराने जो क्वेश्चन दे देते हैं ना पेपर में, तो लगते हैं कैसे कैसा सवाल पूछ दिया। तो जो चर्चित विषय होता है दोस्तों, जो चर्चा में होता है, तो उसी से रिलेटेड सवाल पूछ दिए जाते हैं। सवाल क्या है? विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ भाग लिए थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शिकागो में। शिकागो कहाँ है भाई? यूएसए में है। और यह सम्मेलन में कब भाग लिए थे? तो 1893 ईस्वी में। यह भी आप ध्यान रखिएगा। और यह भी पूछा जाता है कि भारत को धार्मिक क्षेत्र में नेशनल से इंटरनेशनल किनके द्वारा बनाया गया? स्वामी विवेकानंद। जब दोस्तों शिकागो सम्मेलन में ये भाग लिए थे और अपना स्पीच दिए, तो बिल्कुल माना जाता है तालियों की गड़गड़ाहट से भारत जो है विश्व पर एक छाप छोड़ दी धर्म के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस साल T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा, न्यूजीलैंड में किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों किया जाएगा, या श्रीलंका में किया जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। यह भी ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, UAE में
किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, भारत सरकार के द्वारा किस देश से वायुसेना के लिए परिवहन विमान खरीदा जा रहा है भाई? तो यह भी सवाल अपने आप में दमदार है। तो यह दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल में भारत और स्पेन सरकार के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें बड़े पैमाने पे विमान खरीदे जाएंगे। लगभग एक दोस्तों माना जा रहा है कि 16 विमान, ध्यान रखिएगा, स्पेन से खरीदे जाएंगे और भारत में ध्यान रखिएगा भारत के द्वारा स्वदेशी विमान जो बनाए जाएंगे वो 40। तो कुल टोटल दोस्तों 56 विमान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 25 है, हाल फिलहाल में, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, हाल फिलहाल में किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई कोरोना की वजह से दोस्तों। अपने यदि देश से ही देखा जाए, अपने देश से ही मीटिंग बुलाई गई थी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल फिलहाल में जो ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई दोस्तों, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो भाई अपना देश है भारत के द्वारा, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा भारत के द्वारा किया गया। और इस मीटिंग का आयोजन दोस्तों दिल्ली से हुआ था और वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों किया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर हमारा 26 है, ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष? बताइए, यदि आप लोगों को दोस्तों पता है तो फटाफट इसका जवाब देते जाइए कि ब्रिक्स की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ष हुआ। तो ब्रिक्स की यदि स्थापना की दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ है भाई? 2009 में हुआ है। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में मुख्य रूप से कितने कंट्री शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, BRICS। ब्रिक्स में मुख्य रूप से दोस्तों 5 कंट्री हैं, B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर क्या हो गया भाई? चाइना, और उसके बाद क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। तो यह भी आप बिल्कुल माइंड में दोस्तों सेट कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज पूछा जा सकता है, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई 2009 में तो ये कहाँ हुई थी? तो यह मुख्य रूप से रूस में हुई थी। नेक्स्ट सवाल नंबर 27 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या कहता है भाई? ध्यान दो। इस बार कहने का मतलब सन 2021 में इस बार ब्रिक्स सम्मेलन का मुख्य विषय वस्तु क्या था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निरंतरता, समेकन और सहमति, ये तीनों दोस्तों मेन विषय वस्तु था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य है। लेकिन इस और ध्यान रखना, ये जो तालिबान का मुद्दा जो दोस्तों अभी उभरा है, तो तालिबान को लेकर भी काफ़ी बड़े पैमाने पे मीटिंग चला और इसके साथ साथ दोस्तों देखा जाए तो आतंकवाद को रोकने के लिए भी बड़े पैमाने पर इसमें बात कही गई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा को संविधान के अनुसार किस साल या किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन पुराने हैं लेकिन चर्चा का विषय दोस्तों बना रहा, इसलिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। तो बताइए फटाफट, यदि आप लोगों को पता है कि हिंदी भाषा को संविधान के अनुसार किस साल राजभाषा का दर्जा दिया गया? ये सवाल आप लोग यदि जानते हैं दोस्तों तो फटाक से आप लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1949 को, ठीक है, राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, किस साल से लगातार हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखिएगा, भाषा का दर्जा दिया गया 1949 में, लेकिन लगातार रूप से दोस्तों 1953 से यह माना गया कि लगातार हिंदी दिवस मनाए जाएंगे। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर 1953 से लगातार हिंदी दिवस दोस्तों मनाने की घोषणा की गई। एक और सवाल पूछा जा सकता है भाई, चलो आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन ही आ गया भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा की चर्चा की गई है? तो माइंड दोस्तों सेट कर लेना, राजभाषा की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में
की गई है। एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों, दुनिया में यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो भाषा जो दोस्तों बोली जाती है वह बोली जाती है इंग्लिश, अंग्रेजी, उसके बाद चाइनीज बोली जाती है, तीसरे नंबर का दोस्तों अपना क्या है, हिंदी। तो विश्व में तीसरी भाषा सबसे ज्यादा बोलने वाली क्या है भाई, तो हिंदी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें। नेक्स्ट है, हाल फिलहाल में दोस्तों हरियाणा के एग्जाम हुए थे और यहाँ से सवाल पूछे भी गए थे और चर्चित ये विषय है, ध्यान रखिएगा, पूछे भी जाएंगे। गद्दी, सिरोही, मारवाड़ी, जमुनापड़ी, महसाना, सुरती, मालाबारी किसकी प्रजाति है? तो बताइए आप लोग। ऑप्शन है आपके पास, भेड़ की प्रजाति है, भैंस की प्रजाति है, गाय की प्रजाति है, बकरी की प्रजाति है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह किसकी प्रजाति है भाई, तो यह एक बकरी की प्रजाति है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, 2021 में यूएस ओपन विजेता कौन बने? या 2021 के ओपन विजेता कौन बने, बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डेनिल मेदवेदेव बने दोस्तों। और यह खिलाड़ी भाई कहाँ के रहने वाले हैं, तो रूस के रहने वाले हैं। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों, किसे हराकर ये बने, तो नोवाक जोकोविच को हराकर, ध्यान रखिएगा। डेनिल मेदवेदेव दोस्तों नोवाक जोकोविच हराकर पहले जो है 2021 यूएस ओपन के विजेता बने हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते। सवाल नंबर 33 हमारा है, ओपेक किस प्रकार की संस्था है? क्वेश्चन दोस्तों लेटेस्ट में काफ़ी फेमस रहा, इसलिए संभल करके। ओपेक दोस्तों देखिएगा, तेल भंडारण, जितने वर्ल्ड में तेल भंडार वाले कंट्री हैं उनकी दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह भी आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा। और यह भी पूछा जा सकता है कि इस संस्था का गठन कब हुआ भाई, तो इस संस्था का ओपेक का गठन जो हुआ है 1960 में हुआ है। इसमें कुछ कंट्री का नाम मेरे प्यारे मित्रों मैं बता देता हूँ तेल वाला, जैसे इराक है भाई, ईरान है, कुवैत है, नाम सुने होंगे, कुवैत है, सऊदी अरब भी है। उसके बाद यदि दोस्तों देखा जाए तो वेनेजुएला भी है। वेनेजुएला में भी बड़े पैमाने पे तेल काफ़ी सस्ते होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा क्या था, सवाल नंबर हमारा 34 था। ठीक है, 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल फिलहाल में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है भाई? तो सरदार धाम भवन का उद्घाटन दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से एजुकेशन, कल्चर और कई चीज़ों से दोस्तों ये भवन जो है मुख्य रूप से विषय वस्तु जो है ना एजुकेशन और कल्चर है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट दोस्तों जब बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इसे मत भूलें, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, एकलव्य योजना संबंधित है। ठीक है, यह माइंड में सेट कर लीजिए, यह पेपर में आएगा। एकलव्य योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऑनलाइन शिक्षा से, गरीबी निवारण से, और आगे देखते हैं दोस्तों गुरुकुल व्यवस्था से, और तीसरे की बात, चौथे की बात करें सभी सत्य। तो आज के डेट में दोस्तों जानते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत तेज गति से बढ़ रही है, तो एकलव्य जो है योजना वो संबंधित है ऑनलाइन प्रक्रिया से। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 36 कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सावधान रहें इस क्वेश्चन को लेकर। परिसीमन आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों परिसीमन आयोग जो है वह जनसंख्या से संबंधित है। और जनसंख्या किस सेंस में? जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, यह माना गया है कि लोकसभा में कुल टोटल सीट की दोस्तों जो संख्या है वो कितनी है भाई बताओ? तो लोकसभा में कुल टोटल दोस्तों जो सीटों की संख्या है वह 552 है। और यह कब तक रहेंगे? 2026 तक रहेंगे। तो ये सभी काम परिसीमन आयोग किए हैं। नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों, लेह लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? बताइए, ये भी जबरदस्त दोस्तों क्वेश्चन है कि लेह लद्दाख का राजकीय जो पशु है और पक्षी, क्या सवाल पूछा है? लेह लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजकीय जो पशु है वह हिम तेंदुआ है। और राजकीय पक्षी की यदि बात कर दे तो काली गर्दन वाले दोस्तों क्या है? काली गर्दन वाले सारस, हिरन मत कर दीजिएगा आप लोग। तो राजकीय पशु हिम तेंदुआ,
और राजकीय यदि पूछा जाए, पक्षी के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, काली गर्दन वाले सारस हो जाएगा। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ने की प्रयास करें। हम लगातार आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे, कोशिश करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पे स्टैटिक जीके में भी डाल रहा हूँ, लगातार डाल रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। अंतिम प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। लेह लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो लेह लद्दाख के दोस्तों जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? तो राधा कृष्ण माथुर। और मैं पहले बता दिया हूँ भाई, यूटी में उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति निभाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।